थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है? तो अपने बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अच्छी तरह से चलाना। तो उसके लिए ग्रंथि जो नेक के एंटीरियर पार्ट में रहती है वो T3 एंड T4 ये हार्मोन्स बना देती है, दो प्रकार के, इन रिस्पॉन्स टू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये T3 और T4 बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। ये उसके रिस्पॉन्स में ये बना देती है और उसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर कार्य चलते रहते हैं। बट अगर कुछ जेनेटिक चेंजेस हो गए, हेरिडिटरी फैक्टर्स जो फैमिली में रन होते हैं, या बाहर के एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अपने बॉडी के अंदर जो जीन्स है उसमें कुछ म्यूटेशंस आ गए, कुछ चेंजेस आ गए, तो वो TSH लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर अपने ही बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंसेस आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसकी वजह से थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स है वो भी इम्बैलेंस होते हैं। तो उसकी वजह से TSH कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी डाउन जाता है, कभी अप जाता है। उसकी वजह से जो फॉलिकल्स है थायराइड ग्रंथि के अंदर, जो सेल्स है उसके अंदर में जो कोलॉइड सिक्रीशन है वो भी उसी के रिस्पॉन्स में कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ये ज़्यादा और कम अप डाउन होने से ये मल्टीपल कोलॉइड फील्ड नोडुल्स, सिस्ट बहुत सारे तैयार होते हैं। किसी किसी को एक भी सिंगल भी तैयार हो सकता है। हमारे थायराइड ग्रंथि के अंदर राइट एंड लेफ्ट ऐसे दो लोब रहते हैं जो कि कनेक्टेड रहते हैं। आजकल सॉइल पोल्यूशन की कोई बात नहीं करता, लेकिन सॉइल पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं वो भी पोल्यूटेड है। बहुत सारे केमिकल्स है, जो मेटल्स है, वो उसकी वजह से भी थायराइड ग्रंथि के ऊपर का परिणाम, गंभीर परिणाम होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके सॉइल पोल्यूशन, देन वाटर पोल्यूशन, देन एयर पोल्यूशन, ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो हमारा जो डाइट है वो भी आयोडीन डिफिशियंसी रहती है, तो आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से भी ये मल्टीपल नोडल्स तैयार हो जाते हैं। देन ऑटो इम्यून फैक्टर्स भी रहते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर आपके बॉडी की सेल्स आपके ही अगेंस्ट काम कर देती है। उसके रिस्पॉन्स में जो भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिसेप्टर रहता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज तैयार होती है, या तो उस कार्य को वो रोकती है तो हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होता है, ऑटो इम्यून, उसे हशीमोटोज डिसीज भी बोलते हैं। और कभी कभी ये कार्य बढ़ा देती है तो हाइपरथायराइडिज्म डेवलप होता है। तो उसमें क्या है कि आपके हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ना, भूख कम लगता है, ठंड बहुत ही ज़्यादा लगती है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आपको ठंड का महसूस होता है, डलनेस फील होता है, लेजीनेस फील होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाती है। तो ये सब हाइपो में होता है। हाइपर में तो भूख तो लगती है, खाना तो जाता है, लेकिन वजन कम हो जाता है, एंग्जाइटी फील होती है, वेट लॉस ये हो जाना, चिड़चिड़ापन रहना, हेयर लॉस, ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो हाँ, जो आप खाते हैं उसमें ग्वाइटरोजन्स मतलब ग्वाइटर तैयार करने वाले भी कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जो कैबेज में है, सोयाबीन में है, मतलब फूल गोभी जिसे आप बोलते हैं, उसमें भी होते हैं। देन कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि माल न्यूट्रिशन अपने कंट्री में कॉमन है, अफ्रीकन कंट्रीज में कॉमन है। तो ये माल न्यूट्रिशन में बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स है, उसकी डिफिशियंसी बन जाती है। सेलेनियम डिफिशियंसी, सेलेनियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए, उसकी भी कमतरता होने से भी होता है। देन हीमोग्लोबिन आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से मल्टीनोडल और ग्वाइटर बन जाता है। अब ये मल्टीनोडल और ग्वाइटर का कैंसर में परिवर्तित होना, रूपांतर होना कुछ पेशेंट में मिल जाता है। ये थायराइड ग्रंथि के अंदर जो नोडुल्स है, ये जब साइज में बढ़ जाता है तो कभी कभी वो चेस्ट के अंदर उतरने के चांसेस रहते हैं, तो उसे रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर बोलते हैं। वो ऐसा होने के बाद अपना सांस के पाइप के ऊपर दबाव आता है,
ऐसे भी जब साइज़ बड़ी हो जाती है तो सांस के पाइप के ऊपर दबाव आना, अनाज की नलिका जो रहती है उसके ऊपर भी दबाव आ जाता है, देन खाना खाने में दिक्कत महसूस होती है। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, पेशेंट हमें लगता है कि वो दर्द नहीं है तो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो हम दिखाने के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे केस में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके जो भी नियरेस्ट ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन है वहाँ पे जाके उसका प्रॉपर जांच करना चाहिए, जो कि अपने खून के अंदर का टेस्ट रहता है, थायराइड प्रोफाइल जिसे कॉमनली बोला जाता है, T3, T4, TSH देखा जाता है। थायराइड की अल्ट्रासाउंड करके देखना चाहिए। और ये गठान 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर है और आपका एज अबव 35 है तो उसका FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब पानी निकाल के गठान के अंदर से टेस्ट करना चाहिए। तो ये पता चलता है कि ये कैंसर डेवलप हुआ है या नहीं है।